हेलो एवरीवन। आज हम लोग को फोर्स एंड मूविंग चार्ज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थोड़ा फॉर्मूला को लिस्ट आउट कर देते हैं, कीपिंग बोर्ड इनटू नॉलेज। जस्ट लिस्ट आउट द फॉर्मूला और फिर इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला देखें कि द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय QV क्रॉस B। ठीक है, ये हमें मालूम है और इसमें से ये हमें समझ में आ रहा था कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि द वर्क और नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, नो वर्क is done by magnetic force on moving charge। ठीक है, और फिर इसमें दो केस आए थे। when V is perpendicular to B and charged particle is thrown inside the magnetic field, तो क्या देखे थे हम लोग इसमें? पहला चीज ये था the radius of the circular path followed is mv by qb। दूसरा था the time period of revolution was 2 pi m by qb। मैं वही सब लिख रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए चाहिए। ठीक है, यही सब देख रहा हूं जो न्यूमेरिकल करने के लिए चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था when angle between V and B is theta not equal to 90 डिग्री। इसमें देखिए हम the radius of path followed is equal to mv by qb sin theta। ठीक है, because the magnetic force is qvb sin theta that is equal to mv square by r, और वहां से निकल गया था mv by qb sin theta। now helical path is followed। ये चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है? पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू कितना होता है? इट इज 2 पाई mv cos थीटा बाय qb। प्रीवियस क्लास के जितने सारे थ्योरी हम लोग देखे थे ये सारा इसमें मैं अभी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सारा चीज अभी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये सारा फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। दो ही केस था, when the charge particle is thrown inside the magnetic field with V perpendicular to B and V not perpendicular to B। ठीक है, दोनों केस में बस इतना ही कंक्लूजन था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म बताऊंगा। अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ आर कोएग्जिस्टिंग, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द फोर्स? दैट इज अगेन लोरेंट्ज़ लॉ। लोरेंट्ज़ लॉ क्या कहता है? कहता है कि इफ
B and E coexist in a region, then the net force experienced by a moving charge is given by F net. It's a vector sum of the magnetic force and the electric force, that is QV cross B plus E into Q. यहां से दो चीज सामने आता है, ये हो गया नेट फोर्स। क्या चीज समझ में आता है यहां से? अगर हम यहां से Q कॉमन ले लेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा V क्रॉस B प्लस E। ठीक है, अगर कोई फिजिकल एक्सप्रेशन में A प्लस B आ रहा है, कब हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? When they are of same units। ध्यान रहे आपको कि V क्रॉस B का यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ E। ठीक है, V क्रॉस B का यूनिट इज यूनिट ऑफ E, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो इसमें से क्या क्या कंक्लूजन आया? जो साइड वाइज आपको समझ जाना चाहिए कि V क्रॉस B का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E। ये आपको आड़े हाथ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मीटर पर सेकेंड, छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ला मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट इज सेम एज न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर, ऐसे करके नीचे दिए रहेंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ किसके साथ ये बराबर होगा, क्योंकि देयर आर सेम यूनिट। समझ में आया क्या? ये चीज हमें समझ में आया, लोरेंट्ज़ फोर्स में हमें ये चीजें समझ में आया। अच्छा, ये पहला पॉइंट हम लोग देख लिए। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं। सपोज हम कहेंगे किसी एक रीजन में E और B दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। अगर हम कहेंगे कि ऐसा एक रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं। सपोज यू अलाउ ए चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। If E is parallel to B and charged particle is released from rest, then सोचो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे। मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इनिशियली तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप कहोगे कोई वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं देगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव ए फोर्स। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर चलने लगेगा विथ सम एक्सीलरेशन, कितना EQ/m। विद दिस एक्सीलरेशन जब ये चलने लगेगा धीरे धीरे कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, लेकिन वेलोसिटी गेन करने के बावजूद V and B will be in the same direction. What is the magnetic force on this? Zero. Magnetic field कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो entire motion of the charge will be only due to electric field. So B वहाँ पर silent हो जाएगा, B का presence होना ना होने की बराबर है। It is no way going to affect the motion of the charge. तो क्या लिखेंगे? Then the charged particle moves with constant acceleration EQ/m along straight line, तो because आप लिख लिए, because V is also parallel to B and magnetic force
इज जीरो। वो पूछेंगे कोई एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक कंपोजिट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया, चार्ज पार्टिकल कीप्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ सम एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन विथ सम एक्सीलरेशन। आगे आगे मैं और भी केस बताने वाला हूं जहां पर वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा विदाउट एक्सीलरेशन। सो इट इज नाउ मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि E एंड B मस्ट बी आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। भी उल्टा भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो एंगल बिटवीन E एंड B मस्ट बी 0 और 180 डिग्री। समझ में आया? तो बिकॉज V विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर पैरेलल टू B, मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अच्छा, तो आफ्टर एनी टाइम t सेकंड के बाद चार्ज पार्टिकल कुछ दूर गया होगा, तो क्योंकि पहले रेस्ट में था, अभी मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो क्यों हुआ? जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज। हु डज वर्क? मैग्नेटिक फोर्स तो कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स होता भी तो कोई काम नहीं करता। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, हियर देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, सो नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे? द गेन इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by electric field। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? आप जानते हो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यू नो EQ डॉट S। जैसे भी करेंगे वर्क डन निकालेंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाटएवर इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो इफ E इज पैरेलल टू B, E और B के बीच में एंगल 0 है या फिर 180 डिग्री है, and a charged particle is released from rest, then the charged particle moves with constant acceleration, कितना? equal to EQ by m along a straight line parallel to E। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? because V is parallel to B and magnetic force is 0। इसको because क्यों लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, here V is parallel to B and magnetic force is 0। So the gain in kinetic energy is equal to work done by electric field or electric force। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो लोग आपको पूछेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, if E is perpendicular to B, ऐसा केस में क्या होगा सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे कि E यहाँ पे है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड B मान लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो जो चार्ज पार्टिकल है, दैट चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ E, क्योंकि शुरू में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, तो ये ऐसे चलने लगेगा, तो जैसे चलेगा वेलोसिटी आएगा उसके पास, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा? मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी होता, तो शायद ये ऐसे गोल गोल घूम जाता। लेकिन बात ये है कि जब ये घूमने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको कंटिन्यूअसली आगे की तरफ खींच रहा है, तो गोल गोल घूमने के बजाय ये कुछ ऐसा चलने लगेगा। आर यू गेटिंग? विल फॉलो पाथ लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है, धीरे धीरे एक समय आएगा, अब देखोगे फाइनली इट विल मूव विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने की कोशिश करेगा। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? अगर E is perpendicular to B and a charge particle is moving in that field with constant velocity, under what condition we shall see। समझ में आया? तो देखेंगे, if E is perpendicular to B and a charged particle is moving
velocity in it, then कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है तो आप कहोगे एक्सीलरेशन जीरो है तो आप कहोगे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला था, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू ई, दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ई क्या है, ई इज कमिंग आउट टू बी, हम इसको ई क्यू को इधर रखते हैं और बाकी को उधर ले लेते हैं, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। हाँ समझ में आया, क्यू दोनों तरफ से कैंसिल कर गया, क्या मिला, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ E इज इक्वल टू, क्या आपको मालूम है माइनस ऑफ वी क्रॉस बी कैन रिटन एज बी क्रॉस बी, यस। तो ई बी वी में ये रिलेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। The relation that must satisfy for a charged particle to move with constant velocity in a magnetic field, a crossed electric and magnetic field, crossed मतलब mutually perpendicular, then relation क्या निकल गया, relation निकल गया, the relation is E is equal to V B cross V। ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखें कि अगर कंपोजिट फील्ड है हाउ विल बी द फील्ड, हाउ विल बी द फोर्स। ई क्यू निकालो, क्यू भी क्रॉस बी निकालो, दोनों को जोड़ दो। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में स्ट्रेट लाइन में जाने का, ई एंड बी मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। तीसरा हुआ कि ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने का कंडीशन क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन ई बी एंड वी मस्ट बी, ई मस्ट बी इक्वल टू बी क्रॉस वी। वो आपको बी दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, निकाल सकते हैं। कभी कभार वो डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, magnetic field is along positive x axis, what should be the direction of electric field so that the particle will move with constant velocity। खाली डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे और हम सारा क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग देख ले, लेकिन हर एक केस में दिस स्टेटमेंट प्रिवेल्स, V is perpendicular to parallel to B, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जीरो हो गया था, यहाँ पर इस केस में जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा, V is always the magnetic force is always perpendicular to V, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन में, लिखेंगे as magnetic force is perpendicular to V, therefore no work is done by B, मैग्नेटिक फील्ड के चलते कोई वर्क नहीं होता है, that means any gain in kinetic energy of the charged particle is because of work done by E, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो हुआ है। समझ में आया, ये सारा चीज हम लोग बारीकी से करेंगे, एक एक करके करेंगे, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो जितना हम लोग अभी थ्योरी देखे, उस सारा थ्योरी को यूज करके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आज हम लोग देख लिए अभी, ये फोर्स के फॉर्मूले, रेडियस ऑफ कर्वेचर और टाइम पीरियड ऑफ मोशन, तो देख लीजिए कि ये v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड थिंग्स आर लाइक दिस। ठीक, चलिए लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल were thrown inside a magnetic field, in a direction perpendicular to magnetic field, with same kinetic energy, find
रेशियो ऑफ फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द पाथ्स फॉलोड, जो पाथ्स ये फॉलो करने वाले हैं उसका रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा। हाँ ठीक है, हमें निकालना है कि अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन को फेंका गया। अगर हम कहेंगे प्रोटॉन के लिए अगर चार्ज को हम Q कहेंगे, मास को M कहेंगे, अल्फा पार्टिकल है क्या चीज, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जो बच गया दैट इज द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज एन अल्फा पार्टिकल। तो कितना ढो इसमें मास क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, मास विल बी 4m, चार्ज विल बी 2q। तो हम कहेंगे इसका चार्ज हो जाएगा 2q और मास हो जाएगा 4m। दोनों का मोमेंटम बराबर है, नहीं दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो हम कहेंगे कि अगर हमें रेडियस पूछा गया और हमें मालूम है कि जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला होता था mv/qb, जिसको हम लिख सकते हैं p/qb, है ना। तो p/qb, तो हम क्या कहेंगे, रेडियस फॉर प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू p फॉर प्रोटॉन बाय p फॉर अल्फा पार्टिकल, नीचे आएगा q फॉर प्रोटॉन बाय q फॉर अल्फा पार्टिकल, है ना। और b तो दोनों के लिए बराबर है, सेम फील्ड में फेंका गया है, एज b सेम, b नहीं रहेगा एक्सप्रेशन में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमें मिल गया p फॉर प्रोटॉन मालूम नहीं है और p फॉर अल्फा पार्टिकल भी मालूम नहीं है, लेकिन q फॉर अल्फा पार्टिकल इज 2q और q फॉर प्रोटॉन इज q, हाँ इट इज कमिंग ट्वाइस ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन मोमेंटम हमें मालूम नहीं है, मोमेंटम पता करना है, पता करते हैं, मोमेंटम पता करते हैं। अब हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज अगेन p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन इक्वल टू p²/2m। तो ये डाटा में से आपको पता करना है कि मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो यहां से आप निकालने की कोशिश करिए क्या होगा, what will be ratio of momentum, what will be ratio of momentum आपको निकालना है। you can do it, so simple, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो बन जाएगा। yes, थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ। ना तो क्या कहेंगे, ये P का वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ P इज ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर, ठीक है। तो P फॉर प्रोटॉन बाय P फॉर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, इट इज ट्वाइस ऑफ m ऑफ, ये 2 और काइनेटिक एनर्जी कट जाएंगे क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। वी आर फाइंडिंग द रेशियो, दोनों का मोमेंटम का रेशियो करेंगे तो 2 विल बी सेम, काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम बिकॉज़ दे आर थ्रोन विद सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या बच जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया क्या? तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन m है, अल्फा पार्टिकल का 4m है, सो इट इज 2 into root over of m by 4m, that is 1। अच्छा ठीक है, that is 1, that means both will have same radius of curvature। समझ में आया क्या? तो ये चीजें सब आपको फटाफट सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे लिखे, डोंट कंफ्यूज विद दिस, सिंपल है लेकिन पहली बात कर रहे हो तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है। ये थिंग्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस सर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स with masses in ratio 2:3 and charges in ratio 4:3 were thrown in a crossed magnetic field or transverse magnetic field। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर करके फेंका गया। ये लैंग्वेज को समझो, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब V is perpendicular to B with क्या गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, V is perpendicular to B, V is perpendicular to B। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ V is perpendicular to B with same momentum। Find ratio of their time period of revolution, time period of revolution। हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि T = 2πm/qb। ठीक है, अब ये बेसिक फॉर्मूला को लेते हुए हमें सोचना है बाकी की चीज और निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करना है। दोनों को सेम मोमेंटम में फेंका गया है। ठीक है, ट्राई यू कैन डू। थोड़ा सा सोचने पर आप लोग बना सकते हो, इसको कर लो। So what we practically need is the ratio of m/q। क्या दिया है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, मोमेंटम बराबर है तो ठीक है। तो अगर मोमेंटम बराबर है और m/q दोनों का, तो मासेस का रेशियो दिया है, बाकी सारे को देखने का कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट टू कंफ्यूज यू। बाकी को कंफ्यूज करने के लिए आप कहोगे T1/T2 = m1/q1 m2/q2। बाकी मोमेंटम बराबर रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है ना। मास का रेशियो क्या दिया है, मासेस इन द रेशियो 2:3 and charges in the ratio of q1/q2 it is 4/3, so it is coming out to be 1/2। क्या सबको समझ में आया? तो इतना देर क्यों हो रहा था, नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q1 or q was moving with some velocity v1, another charge q2 is moving with some velocity v2 greater than v1। in figure shown when q2 overtakes q1, v2 more than v1 था, कुछ समय के बाद इसको ओवरटेक करेगा। the magnetic force between them is attractive or repulsive, attractive और repulsive। अब देखो ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। कैसे, क्यू जा रहा है माइनस क्यू जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो बोल देंगे माइनस क्यू जा रहा है या फिर क्यू जा रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। सो एक कॉन्सेप्ट से बाकी चीजें आपको समझ में आ जाना जरूरी है। अच्छा, ये Q2 चार्ज ऐसे जा रहा था और ये कभी आके Q1 को
Q1 को ओवरटेक कर रहा था, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन था कि रिपल्सन था। ये है क्वेश्चन हमारा। अगर ये है क्वेश्चन तो चलो सोचते हैं, इसमें तो खाली हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन लिखना है और कुछ नहीं देखना है। अच्छा, ये चार्ज अभी यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को, एक Q2 जब Q1 को ओवरटेक कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ। When Q2 is overtaking Q1, क्या हाल है? हाल ऐसा है कि Q2 is here moving with velocity v2, Q1 is here moving with velocity v1। चलिए हम देखना चाहते हैं कि Q1 के ऊपर Q2 कैसा फोर्स दे रहा है। इलेक्ट्रिक रिपल्सन तो होगा ही, इलेक्ट्रिक रिपल्सन तो होगा कि देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन पूछा है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब Q1 के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तब आएगा जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। एट द पोजीशन ऑफ Q1, ये Q1 मूव कर रहा है, Q2 मूव कर रहा है, एट द पोजीशन ऑफ Q1 जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो Q1 के लिए बनेगा कि Q2 के लिए बनेगा कि दोनों के लिए बनेगा? किसके लिए बनेगा? Q1 के लिए कि Q2 के लिए कि दोनों के लिए? देवेश, किसके लिए बनेगा? अरे क्या हम नहीं बताए कि when a q coulomb charge is moving with velocity v along its path, what is the magnetic field produced? मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होता है, तो Q1 के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, Q2 के लिए बनेगा। तो क्या लिखेंगे? while overtaking the magnetic field at position of magnetic field at position of Q1 is only due to Q2, and the direction of magnetic field at position of Q1 is equal to कितना? अब Q2 के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किस डायरेक्शन में? Put your right hand fist by Archibald's law. Thumb indicates the velocity of the positive charge, other fingers indicate the direction of magnetic field around it. So it is inward. It means the magnetic field is inward. Position of Q1 is inward. हाँ, ये चीज समझ में आया। तो बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया तो फिर मैग्नेटिक फोर्स Q1 के ऊपर कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, velocity of Q1 is like this, force will be like this, that means Q1 के ऊपर एक ऐसा फोर्स आएगा, and for every action there is an equal and opposite reaction। आप निकालोगे Q1 के लिए यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है और क्या फोर्स होगा, तो आपको मिलेगा the forces are trying to bring them close। इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव but magnetic force is attractive। समझ में आया क्या? सो तो हम कहेंगे the magnetic force on them is attractive in nature, दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। समझ में आया? खैर, अगर हमें पूछा गया होता कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स and net force, find magnitude of electric force, magnetic force and net force। क्या दिया है?
ये Q2 है, V2 स्पीड में जा रहा है, ये Q1 है, V1 स्पीड में जा रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस D दे रखा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस D दे रखा है। पता करना है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, और ये तो हर कोई जानता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, इट इज ए रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। कितना है? इसके Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। हाँ मालूम। मैग्नेटिक फोर्स आपको हो गए इज नथिंग बट अट्रैक्टिव। अभी भी हम लोग देख चुके हैं, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कितना है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। तो B क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q1 के ऊपर जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, Q2 के ऊपर उतने ही मैग्नेटिक फोर्स होगा। हम जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। QVB sin थीटा। तो Q की जगह क्या लिखेंगे? Q1। V की जगह क्या लिखेंगे? V1। B की जगह क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हियर इट इज Q1 V1। B की जगह लिखेंगे यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है? ड्यू टू ए मूविंग चार्ज ऑफ Q2 कूलम्स, मूविंग विथ ए वेलोसिटी V2। तो B क्या है? B इज फील्ड एट पोजीशन ऑफ Q1 इज इक्वल टू कितना होता था बताओ? इट वाज अगेन म्यू क्यू बी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? म्यू क्यू बी साइन थीटा बाई, तो क्या हो जाएगा? म्यू बाय 4 पाई क्यू वी, क्यू मतलब Q2, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है Q2 V2 साइन थीटा, मतलब ये तो ओवरटेक कर रहा है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर। Q2 V2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा इसको बढ़िया से लिखते हैं। इट इज Q2 V2 बाय डी स्क्वायर। ये हो गया कौन? ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ Q1। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? ये तो चलिए B का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B का वैल्यू यहाँ पे अगर डाल देते हैं कितना आएगा? ठीक, अब ये कचरा खत्म। ठीक है, Q1 V1, B की जगह वैल्यू डालो। इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू बाय 4 पाई Q2 V2 बाय डी स्क्वायर, है ना? ये हो गया B का वैल्यू। साइन थीटा, ये QVB साइन थीटा में थीटा क्या था? एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच में। B कैसा था? B वाज इनवर्स, है ना? V कैसे था? ऐसे था, तो दोनों बीच में एंगल था 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज एंगल बिटवीन V1 एंड B। तो कितना हो गया? ये चीज हो गया 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री है। दैट इज इक्वल टू, तो साइन 90 हो गया 1। क्या मिल गया थोड़ा देखिए तो? इट इज कमिंग म्यू बाय 4 पाई डी स्क्वायर Q1 Q2 इंटू V1 V2। और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। यहाँ पर फोर्स क्या था? K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया? ये Q2 है, ये आ गया Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। सेम चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर म्यू बाई 4 पाई आया। यहाँ पर क्या आ रहा था? K का वैल्यू क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान से देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है यहाँ पे। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। दोनों फोर्स को कंपेयर करेंगे तो नेट फोर्स पता चलेगा। तो जो हमें समझ में आया उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया
1 by 4 pi epsilon, that is 9 into 10 power 9 q1 q2 by d square, and the 2 repulsive. मैग्नेटिक फोर्स मिल गया हमें, मैग्नेटिक फोर्स क्या मिल गया, इट वाज म्यू बाय 4 पाई, म्यू बाय 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7, और यहाँ पे क्या आ गया q1 q2 बाय d स्क्वायर, इन एडिशन क्या आया v1 v2, देख लो इट वाज v1 v2 q1 q2 म्यू बाय 4 पाई d स्क्वायर, सेम चीज आ गया, और द फोर्स वाज अट्रैक्टिव. If you notice, what you notice? Notice electric field is electric force is very large as compared to the magnetic force. आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स्ट्रा v1 v2 है, अगर ये वैल्यू डालने के बाद उससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा. I will prove that for any value of v1 and v2 it cannot be more than that. तो देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं बता दूंगा क्यों हुआ, बाद में बता दूंगा थोड़ी देर में. तो अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स is very large as compared to magnetic force. Electric force is very large. Subtraction क्या करेंगे, एक 10 to the power 9 फॉर्म में है, ये 10 power -7 फॉर्म में है, क्या माइनस करेंगे उसमें से. अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर का था, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, इट वाज रिपल्सिव. मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव, नेट फोर्स रिपल्सिव. ये चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आते हैं, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव, magnetic force is attractive, but net force is repulsive. So F net is repulsive. तो अभी आपकी डाउट्स पे आते हैं. आपका डाउट क्या है कि यहाँ पर तो v1 v2 भी है ना, 10 power -7 हुआ तो क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट कितना है मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है. चलिए थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं, क्या ये v1 v2 मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसके बराबर हो सकता है. लेट अस सी. थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बनाता हूं, मैं आपकी डाउट को क्लियर करता हूं. चलो पहले देखते हैं कि v1 v2 का वैल्यू क्या होने से, v1 v2 का वैल्यू क्या होने से ये दोनों फोर्स बराबर होंगे. ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आना चाहिए कि v1 v2 कितना होने से दोनों फोर्स बराबर होंगे या फिर ये उससे ज्यादा होगा. फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स टू बी इक्वल टू दी मैग्नेटिक फोर्स, तो हम कहेंगे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो तो इधर q1 q2 by d स्क्वायर, इधर q1 q2 by d स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या मिला 9 into 10 power 9 must be equal to 10 power -7 v1 v2, मतलब v1 v2 का वैल्यू क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 9 into 10 power 16. ठीक है. अगर कहेंगे कि v1 बड़ा है v2 छोटा है, हो सकता है कुछ भी. अगर v1 v2 बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो सोचो उनका वैल्यू क्या होगा, 3 into 10 power 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव विद लाइट वेलोसिटी. अब कोई भी चार्ज पार्टिकल को लाइट वेलोसिटी में मूव नहीं करवा सकते. तो हम क्या देख रहे हैं कि v1, आप कहोगे v1 बड़ा है v2 छोटा है, ठीक है, बड़ा हुआ तो फिर लाइट वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गया, इम्पॉसिबल. इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, v1 एंड v2 हाँ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 into 10 power 8, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज पार्टिकल लाइट वेलोसिटी में जा रहे हैं. When they move with light velocity, then only we'll say the attractive force, magnetic force will be counterbalanced by the electric force. Otherwise, it is not possible. Hence, nothing can move with light velocity by Einsteinian theory. तो आप कहोगे ऐसा केस पॉसिबल नहीं है जहां पर ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे. तो ये सारा डिस्कशन से आपको क्या याद रखना है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विथ ऑल दिस. ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एंट्रांसेस में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में आए हैं. If two positively charged particles are moving in same direction, what is the nature of electric force? Right? Repulsive. Magnetic force attractive. Net force repulsive. बस इतना डाटा आपको याद रखना है. बाकी के लॉजिक में बताया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. समझ में आया? Magnetic force is attractive, electric force is repulsive, and net force is repulsive. ये याद रखना. For whatever may be the velocity of through. तो ये चीज आपको समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों पॉइंट के बीच में, हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज। कोई चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फेंका गया, चार्ज Q है, मास M है, और ये डिस्टेंस दिया है D। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके निकल गया। The charge particle comes out finally like this. Finally it comes out like this. तो शुरू में ये चार्ज पार्टिकल कुछ इधर जा रहा था, और फाइनली you see the charge particle is moving some other direction. शुरू में ये चार्ज पार्टिकल, जस्ट मिनट, शुरू में ये चार्ज पार्टिकल कुछ इधर जा रहा था, है ना, और बाद में पता चला कि the same charge particle is moving in some direction like this. So there is a deviation. ठीक है, there is a deviation. पूछा है, बताओ what is the deviation theta? What is the deviation theta of the charge particle? ठीक है, पूछा है what is the deviation theta of the charge particle. आपको ये चीज पता करना है। तो क्या पता करना है आपको? यहाँ पे पता ये करना है कि शुरू में इधर जा रहा था, अभी इधर जा रहा है। What is this angle theta? You want to know. So the magnetic field is deviating the charge particle from its path. आपको थीटा पता करना है। क्या दिया है डाटा? Q दिया है, M दिया है, V दिया है और B दिया है। In figure shown a uniform magnetic field exists between the lines AB and CD, और ये डिस्टेंस को L ले लो, डिस्टेंस को L ले लो, CD between the lines AB and CD. In the figure shown, a uniform magnetic field B exists between the lines AB and CD. The charged particle, thrown into field deviates as shown. Find deviation theta. ये पूछा गया। कितना डेविएशन होगा आपको बताना है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंके तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था तो फोर्स इधर को आया, घूमने की कोशिश किया। अगर ये पूरा ये बाउंड्री नहीं होता, दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होता तो घूम के वापस आ जाता, लेकिन निकल गया। तो पूछा है व्हाट इज द डेविएशन। बिफोर वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस, कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इसका सारा चीज तो हम लोग लिख नहीं सकते, सारा क्वेश्चन को कर नहीं सकते, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रिलेटेड क्या हो। चलो पहले सोचते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ L so that this charge particle will not come out to the other side। L का वैल्यू क्या होने से ये दूसरी तरफ नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड डेविएशन थीटा ये पूछा है, इसको भगाओ। ठीक है, पूछा है फॉर व्हाट मिनिमम L the charge does not
में नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये जो सेकंड बीट है वो इजी है, पहले आप लोग सोच सकते हो इसको। उससे पहले मुझे बताओ, जब ये चार्ज को फेंका गया इस मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड में, अब ये इधर से निकला, जब इधर से निकला तो बताओ उसका स्पीड बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? वी आर नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। स्पीड बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? क्या हुआ होगा? स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पूरा आपकी तरह है, कोई काम नहीं करता है। नो वर्क डन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भी में घुसा तो भी में ही निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है कोई वर्क नहीं होता है, तो इट विल रिमेन सेम। अच्छा, और ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? अब इसको फेंका गया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, ये बात भी समझ में आया। सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सर्कल का सेंटर होगा। सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर विल बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, है कि नहीं? तो सबको जानते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। कैसे पता करेंगे? हमको देखना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बिहेव करता है? द मैग्नेटिक फोर्स। हाउ इज द मैग्नेटिक फोर्स? जैसे ही अंदर घुसा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे हुआ? फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चार्ज ऐसा है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हुआ। मतलब द मैग्नेटिक फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। यही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, हर जगह ऐसे होगा। और they will indicate towards a common center because they are behaving as centripetal force and it is moving in a circular path. उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? ये या फिर ये, जो भी कहो, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा है क्या? तो दी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय r। कितना? mv बाय qb। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, द रेडियस इज गिवन बाय mv बाय qb। तो क्या लिखेंगे? आगे बढ़ते हैं और उसको एक एक करके बारीकी से लिखते हैं। Solution. The particle moves with constant speed in a circle of radius r whose center is on the line AB। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। कैसे पता चला कि सेंटर इसी लाइन पे होगा? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। ऊपर की तरफ है, यहाँ होगा नहीं बोल सकते, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, है ना? तो जब ये इधर से निकल रहा था, द फोर्स वाज इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस यहीं पे कहीं हो रहा है, दोनों इधर को इंडिकेट कर रहे हैं। The magnetic force behaves as centripetal force, so the center will be somewhere here। अच्छा, ये बात है। सोचिए तो, अगर ये एंगल थीटा है और ये जो फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग देख रहे हैं, ये जो फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम देख रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री, नहीं? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा। सोचो, ये अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करेगा, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा। तो पता चल गया कि ये लेंथ है थीटा, ये एंगल है थीटा। ठीक है। अब थीटा और एल में कुछ रिलेशन देखिए तो क्या मिल रहा है? r sin थीटा इज इक्वल टू एल। r sin थीटा इज इक्वल टू एल मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? where r is mv by qb is shown r sin theta is equal to l sin theta is equal to l by r and that is equal to l by r r का वैल्यू है mv by qb, l qb by mv और थीटा इज sin इनवर्स ऑफ
QBL by MV. The QBL by MV. सो ये बन गई आपका डेविएशन। क्या मेरा ये चीज सबको समझ में आया? ज्यादा टफ नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे चीजें हैं। पहला है कि इन द चार्ज पार्टिकल इन मूविंग इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। दूसरा हुआ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी हियर। तीसरा हुआ रेडियस ऑफ द पाथ विल बी mv by qb। देन आपको पूछा गया था थीटा निकालो, तो r sin थीटा, ये ट्रायंगल को देखो, ये r है ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? थोड़ा मैं इनको भगाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है r, इसको निकालेंगे यहां से, तो ये जो है r sin थीटा, ये चीज दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना हो जाएगा? l। लुक एट दिस ट्रायंगल एंड गेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इट। r sin थीटा इज इक्वल टू l, है ना? तो इसमें से मिल गया थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ QBL by MV। कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया है क्या? r sin थीटा इज इक्वल टू l इसमें, ये वाला में, तो हमें क्या चाहिए था? थीटा l by r हो गया mv by qb। ओह सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ BQL by MV, सॉरी लिखने में गड़बड़ हो गया, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। इट इज BQL by MV। हाँ, ये था बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में पूछा है फॉर व्हाट मिनिमम L द चार्ज डज नॉट गो टू राइट ऑफ CD। चार्ज इधर नहीं जाएगा तो क्या होगा? रुकेगा क्या? रुक तो नहीं सकता। क्यों रुकेगा? क्योंकि रुकने के लिए देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब कोई वर्क होगा। वर्क तो होता नहीं है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, मतलब इट कैन नॉट स्टॉप। तो होगा क्या? इधर नहीं जाएगा, तो हो सकता है कि घूम के वापस आ जाएगा। तो ये नहीं जाने के लिए, अदर साइड को नहीं जाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? यहाँ पर AB है, यहाँ पर CD है, हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल घुसा अंदर और ऐसे घूम के ऐसे निकल के आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो what should be the value of minimum value of L? It should be equal to R। सिंपल सा क्वेश्चन। तो L अगर R के बराबर हो गया, the charge particle will not go to the other side। तो दूसरा बिट का आंसर क्या हो गया? सो इनसे बिट नंबर 2 में मिनिमम वैल्यू ऑफ L for which the charge does not cross the magnetic field is given by L is equal to R, that is mv by qb। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। यू से द लाइन AB है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, AB लाइन के इधर को एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कोई +q कूलम का चार्ज को मास m है उसको हम कुछ वेलोसिटी में उसको A से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंके। कैसे? एट एन एंगल, क्या दिया है, इसको कैसे फेंके? इसको फेंका गया एट सर्टेन एंगल। क्या एंगल में फेंका गया? दिया गया है एंगल इज गिवन से 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए मानते हैं कि ये 30 डिग्री है,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी exists to right of line AB, ठीक है, ठीक है। A particle was thrown into the field as shown. Number 1, comment on motion of particle. दूसरा, for how much time, for how much time the particle moves in magnetic field. अच्छा देखो, मैं ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। मतलब आपका पिच का फॉर्मूला हो गया 2 पाई एम v cos थीटा बाई क्यू बी, सारा डाटा दिया रहेगा, पिच निकालो। ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ एक भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, या फिर m और v दिया रहेगा, q और b दिया रहेगा, रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर पॉपुलर फॉर बोर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस सब कुछ दिया रहेगा, खाली टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं। अभी मेरे को ही कराने में बहुत अच्छा नहीं लगता कि t इक्वल 2 पाई m बाई क्यू बी, सब कुछ दिया हुआ है, t निकालो, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट लाइक। तो कहने का पीछे मेरा मकसद ये है कि यू मस्ट गो फॉर क्वेश्चंस इन योर बुक। आपकी बुक के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के हैं, मतलब बोर्ड स्टैंडर्ड के हैं, बोर्ड के लिए ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें जब आप 2 पाई m बाई क्यू बी करोगे, m दिया रहेगा सम ग्राम में, b दिया रहेगा सम टेस्ला में, कन्वर्शन करके करना पड़ेगा। दैट पार्ट यू हैव टू डू इन प्रैक्टिस। जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट डज नॉट मीन कि इतना क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। इतना क्वेश्चन करने से नेसेसरी थ्योरी आपको मिल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है फॉर बोर्ड, समझ रहे हो? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं करवा रहा हूँ। तो कमेंट ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया गया है, कमेंट करिए इसका मोशन कैसे होगा। वी वांट टू नो हाउ इज द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ दिस पार्टिकल हम देखना चाहते हैं। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, तुरंत इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? ऐसे था, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चार्ज ऐसे था। फोर्स तो इधर को होगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अगर फोर्स इधर को हुआ तो द सेंटर ऑफ द सर्किल इन व्हिच इट ट्राइज टू रोटेट विल बी समवेयर हियर। अच्छा, ये बात है। अगर ये बात है तो हाउ विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल लुकिंग लाइक? ये इस सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घूमने वाला है। देखो, इसी सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घूमने वाला है, और घूमते हुए जब यहां से निकलेगा तो निकलेगा। एक बार मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया तो बस भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन। सो इट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ and comes out of the magnetic field with same speed or increased speed or decreased speed, same speed। ये so comment on the motion of the particle में क्या लिखेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आपको कोई फिगर दिया रहेगा, टिक लगाओ, या फिर आपको लिखना पड़ेगा it follows a circular path and comes out। अच्छा, तो पहला पार्ट का आंसर आपके सामने हो गया। पहला पार्ट का आंसर क्या था? पहला पार्ट का सॉल्यूशन ये हुआ कि इट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ। रेडियस वगैरह पूछा नहीं है, नहीं तो आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एंड सर्कुलर पाथ विद इन ब्रैकेट लिख दिया r इज एम वी बाई क्यू बी, एंड कम्स आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
magnetic field with same speed v। दूसरा बिट में पूछा है कितना समय के बाद, थोड़ा ध्यान दीजिए, कितना समय के बाद। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आसान होगा बोल के कर रहा हूं, ठीक है कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि कितना समय के बाद आएगा। आपको पता चल गया कि सेंटर इज समवेयर हियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इट विल बी मूविंग विद सेंटर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और सेंटर यहाँ पे है, कैसे पता चला? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, यहाँ है सेंटर। अगर ये सेंटर है, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हो रहा है। केस देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल तो 60 है, ये 60 है तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। सिमेट्री से आप कहोगे ये एंगल 30 है, व्हाट इज दिस एंगल? क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है वो पूरा सर्कल का कितना हिस्सा है? 360 डिग्री होने से एक सर्कल होता है, ये 2/3 ऑफ ए सर्कल है। पूरा सर्कल में एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है? 2πm/qb। ये 2/3 सर्कल है, कितना समय के बाद निकल के आएगा? 2/3 ऑफ 2πm/qb। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। तो उसको यस लिखिए उसको। फिर इसमें क्या लिखना है? लिखना है आपको as shown the path covered by the particle is 2/3 of a circle. So time of motion is equal to 2/3 of 2πm/qb, that is 4πm/3qb। देखो इसके ऊपर v का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। v में फेंको, 2v में फेंको, 3v में फेंको, रेडियस बढ़ जाएगा बट टाइम ऑफ मोशन विल बी सेम। कितना होगा टाइम ऑफ मोशन? इट विल बी 4πm/3qb। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। आखिरी क्वेश्चन। इन ए रीजन of electric and magnetic field, electric field and magnetic field, a charge of or a charge particle is moving with constant velocity, v is equal to 3i cap plus 4j cap। कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है 3i cap plus 4j cap। ठीक है, the magnetic field strength is given by B is equal to 2i cap plus 3j cap टेस्ला। ये मीटर पर सेकेंड था। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी
मोशन, आप कहोगे EQ प्लस QV क्रॉस B इज इक्वल टू 0 और E इज इक्वल टू B क्रॉस B हम लोग पहले किए थे तो मैं सीधे सीधे लिख दिया। B दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इसमें क्या रखा है 2ik प्लस 3jk क्रॉस 3ik प्लस 4jk कर लो, जो आएगा दैट मच वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम कर देंगे। और आपको तो ये मैजिक तो सबको मालूम होगा, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, ये सारा चीज सबको मालूम है। और I क्रॉस K इज माइनस J, K क्रॉस J इज माइनस I, मल्टीप्लाई 2I क्रॉस 3I, हाँ I क्रॉस I होता है 0, 2I क्रॉस 4jk इज कमिंग 8, I क्रॉस J k प्लस 3jk क्रॉस 3ik इज 9, J क्रॉस I इज माइनस kk, है ना, दैट इज इक्वल टू, और 3jk क्रॉस 4jk 0 हो गया, इट इज कमिंग माइनस 1 kk वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? Yes, यस ठीक है, यस ठीक है। जितने लोग सारे ये सर बोले उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन तुरंत बताना, तुरंत बताना। वी नो दैट Earth's magnetic field, Earth's magnetic field is directed from south to north. An electron was, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इजेक्टेड vertically up, find to which direction it bends, आपको बताना है to which direction it bends। बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, from a radioactive sample, बोर्ड के लिए चाहिए रेडियोएक्टिव सैंपल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आर कमिंग आउट in a magnetic field as shown. Identify them. इनमें से कौन सा अल्फा पार्टिकल है, कौन सा बीटा पार्टिकल है, उनको पहचानो। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को छोड़ दिया गया, तो पता चला वो लोग निकले, जंपिंग करके निकले बाहर, और आपको बताना है इनमें से कौन है अल्फा, कौन है बीटा, कौन है गामा। लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैसे, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये है डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हमें दिया गया है, पूछा है, और आपको मालूम है कि यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कोई इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, इजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब
कैसे फेंका गया है? नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है, वर्टिकली अपवर्ड मींस ऐसे, ये पहले समझ में आना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर को, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर को, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंका गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो वेस्ट की तरफ बेंड करता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फेंका गया होता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये वेस्ट की तरफ बेंड करता है, लेकिन है इलेक्ट्रॉन किधर को बेंड करेगा? टुवर्ड्स। तो सीधे सीधे आपको लिखना है सॉल्यूशन में, क्या लिखना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, क्या लिखना है? बेंड्स टुवर्ड्स ईस्ट, बस ये लिखना है आपको, बेंड्स टुवर्ड्स ईस्ट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस यस। चलिए आगे, यहाँ पर पहचानो कौन अल्फा बीटा पार्टिकल। आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, गामा रेज आर अनचार्ज्ड। तो कोई अनचार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स पाएगा क्या? नहीं। तो मैं एक बता दिया, ये तो गामा रे होगा पक्का, बाकी अल्फा बीटा आपको समझना है। सोचो, ये कोई पार्टिकल ऐसे निकल रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में इधर जा रहा है, तो वो पार्टिकल क्या होना चाहिए कि इधर को आएगा? इट शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कि फोर्स इधर को आएगा, बेंड कर देगा। इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब दिस मस्ट बी अल्फा, दिस मस्ट बी बीटा। समझ में आया क्या? So alpha particles, beta particle and gamma particles are identified depending upon the force experienced by them in the magnetic field. ठीक है, मैं इस आर्टिकल के ऊपर और भी ढेर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। I'll take a separate session on questions only, मैं बना के वीडियो उसको आपको दे दूंगा, वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।